जय हिंद सभी को। यूसी लाइव के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हमने जो अब तक बात करी है वो बात करी है इंडियन ज्योग्राफी को लेकर। और इंडियन ज्योग्राफी में हमने किन किन चीजों को देख लिया था, एक बार उनका वापस थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं और उसके बाद अपन थोड़ा सा आगे चलते हैं। ध्यान से देखो कि हमने जो बात करी थी वो बात किस किस की करी थी। तो यहाँ देखो, जैसे ये भारत का अपने नक्शा हो गया। ये भारत का क्या हो गया? अपने नक्शा। लगभग आप सभी लोगों ने जो है अपनी कॉपी में नक्शे को बनाया होगा। जितना ज्यादा आप किसी नक्शे को बनाओगे उतना ही अधिक कोई चीज जो है वो अपने को अच्छे से याद हो जाएगी। यहाँ देखो, जैसे सबसे पहले यदि हम बात करें तो हमने ये देखा था ग्लोब के सापेक्ष भारत की स्थिति कौन सी है। और ग्लोब के सापेक्ष भारत की स्थिति देखने के पश्चात ये देखा था कि भाई भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार कितना है, लॉन्गिट्यूडनल एंड लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन कितना है। तो लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन जो आता है अपना, वो कितना आता है? वो आता है 8 डिग्री, यानी 8 डिग्री 4 मिनट टू 37 डिग्री 6 मिनट। और वहीं हम बात करें इसके लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन की, जो ये है, ये आता है 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट। इतनी बात हमने कर ली थी। इसके बाद में ये देखा था कि भारत की उत्तर से लेकर दक्षिण की लंबाई कितनी है। तो ये कितनी आई थी अपने? 3214 किलोमीटर। वही बात करें तो पश्चिम से पूर्व लंबाई कितनी थी? तो ये थी 2933 किलोमीटर। 2933 किलोमीटर। फिर हमने ये देखा था कि भाई भारत जो है, इसका एरिया कितना है, इसका क्षेत्रफल कितना है। तो भारत का क्षेत्रफल हमने कितना देखा था? ठीक है, 32 87 263। ये मैंने आपको कहा था छोटा सा मोबाइल नंबर है जिसको आपको याद रखना है। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर क्या है? भारत का क्षेत्रफल है। और क्षेत्रफल के मामले में ये कौन से स्थान पर है? 7वें नंबर पर। 7वें स्थान पर है। कौन से स्थान पर है? 7वें स्थान पर। पहला स्थान किसका है? फर्स्ट प्लेस किसका है? तो फर्स्ट हो जाता है कौन? रूस या रसिया। बात क्लियर हो गई। टोटल 11 टाइम जोन है इसमें। कितने टाइम जोन है? 11। ये बात जो है हमने कब करी थी? ये बात जब हमने महाद्वीप पढ़े थे उस समय हल्की सी मैंने आपको बताई थी। इसके बाद देखें तो भारत में टोटल स्टेट कितने हैं। अगर हम बात करें, टोटल स्टेट अपने कितने हैं? 28। और टोटल यूनियन टेरिटरी कितनी है? तो यूनियन टेरिटरी हो जाती है 8। कितनी हो जाती है? 8। दादर नागर और दमन दीव दोनों को क्या कर दिया? एक साथ कर दिया, जो पहले अलग थी। अब आगे बात करें तो अपनी नेबरिंग कंट्री कौन कौन सी है। अपनी जो नेबरिंग कंट्री आती है वो कौन कौन सी है? तो यहाँ आता है नापाक पाक। फिर इस तरफ आ गया अफगान। फिर ये रहा नेपाल। यहाँ आ जाता है भूटान। ये रहा चीन। फिर इस तरफ आ जाता है म्यांमार। क्या आ जाता है? म्यांमार। इन सब स्टेट, सॉरी, इन सभी कंट्री के साथ में जो है इंडिया टेरेस्ट्रियल बॉर्डर शेयर करता है। और आपको पता हो तो यहाँ नीचे क्या आता है? श्रीलंका, जिसके साथ अपनी कैसी है? वाटर बॉडी से, अपने वाटर ट्रीटी है उसके तहत ये अपने से जुड़ा हुआ है। बात क्लियर हो गई यहाँ तक की? अच्छा, इसके बाद देखो कि हमने ये देखा था कि अपने इंडिया के बीचों बीच से कौन सी टाइमलाइन, या फिर हम बात करें तो कौन सा लैटिट्यूड निकलता है। तो भारत के बीचों बीच से जो लैटिट्यूड निकलता है उसका नाम क्या है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। क्या नाम है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है ये इंडिया के बीचों बीच से निकलता है। टोटल 8 आपके स्टेट से निकलता है। क्लियर है? इतनी बात हमने करी थी। फिर ये देखा था कि कितनी कोस्टल बाउंड्री है अपनी। ये जो बाउंड्री कहलाती है, ये बाउंड्री क्या कहलाती है? कोस्टल बाउंड्री कहलाती है। कितनी अपनी टेरेस्ट्रियल बाउंड्री है। कितने स्टेट हैं अपने? साथ साथ में कमेंट में ये भी बताना कि भारत के ऐसे कितने स्टेट हैं जो कि टेरेस्ट्रियल बॉर्डर भी शेयर करते हैं और कोस्टल बाउंड्री भी शेयर करते हैं। ऐसे कितने स्टेट हैं? ध्यान से मैप देखोगे तो दोनों के आंसर साथ साथ में आ जाएंगे। कमेंट में नीचे जो है इसके आंसर भी लिखना शुरू करना, मैं सबके कमेंट भी देखता हूँ। इसके बाद देखो, अगर हम आगे बात करें तो इतनी चर्चाएं हमने कर ली थी। फिर मैंने आपको कहा था कि अपने जो है नेबर जो कंट्री है, नेबरिंग जो कंट्री है, उनके साथ में अपनी बॉर्डर कितनी है। तो उसके लिए सब जगह एक ही ट्रिक चलती है, 55 से MBA।
ट्रिक क्या है? बचपन से एमबीए, इनको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर आपको रखना हो तो उसके हिसाब से सबसे ज्यादा बॉर्डर भारत जो है वो किस कंट्री के साथ शेयर करता है? तो बांग्लादेश, फिर चाइना, उसके बाद पाक, फिर नेपाल, और फिर एम से क्या हो जाएगा? म्यांमार, फिर भूटान, और फिर क्या आ जाता है? अफगानिस्तान। बात क्लियर हो गई? सबसे ज्यादा बॉर्डर जो है हम किसके साथ शेयर करते हैं? बांग्लादेश के साथ में। कितनी? 40.7 किलोमीटर। 4 किलोमीटर, 7 किलोमीटर, ये एक ही आंकड़ा, घबरा मत जाना। चीन के साथ में 3488 किलोमीटर, पाकिस्तान के साथ में 3310 या 3323 किलोमीटर, दोनों आंकड़े आ जाते हैं कई बार। फिर नेपाल के साथ में 1751 किलोमीटर, ये वापस थोड़ा सा याद रखना है। फिर म्यांमार के साथ में जो है ये अपनी 1643 किलोमीटर, और फिर भूटान के साथ में 699 किलोमीटर, और वही बात करें अफगानिस्तान के साथ में तो 106 किलोमीटर। कितनी किलोमीटर? 106 किलोमीटर। आज जो अपना जो टॉपिक रहेगा उस टॉपिक के अंदर हम जो है हर एक अपनी बाउंड्री को देखेंगे, उनके साथ अपने क्या डिस्प्यूट है उनको देखेंगे, और उससे थोड़ा सा आगे चलेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं पाकिस्तान के लेकर, इसको, पाकिस्तान को लेकर। चलो, तो यहाँ देखो, बात करें भारत पाकिस्तान सीमा की, सबसे पहले बात किसकी करते हैं? भारत पाकिस्तान सीमा की, इंडिया पाक बॉर्डर की। सबसे पहले यहाँ देखो, ये जो बॉर्डर लगती है, ये बॉर्डर कौन सी है आपके? इंडिया पाक बॉर्डर। इस बॉर्डर लाइन का नाम क्या है? तो इस बॉर्डर लाइन का नाम है रेड क्लिफ। कौन सी रेखा? रेड क्लिफ। ठीक है। इस रेड क्लिफ रेखा को कब खींचा गया? तो बात करें इस रेड क्लिफ रेखा को 14 से 17 अगस्त 1947 को निर्धारित किया गया। कब किया गया? 14 से 17 अगस्त, शेड्यूल फ्रॉम 14 टू 17 अगस्त 1947। किसने किया था? सर सिरिल। ठीक है, यहाँ शायरी लिखा आ गया, सर सिरिल रेडक्लिफ। सर सिरिल रेडक्लिफ, हेडेड बाय सर सिरिल रेडक्लिफ। इन्होंने जो है इस चीज की अध्यक्षता करी थी, और इन्हीं के नाम पर ये जो इंडिया पाक बॉर्डर है इसका नाम क्या पड़ा? रेड क्लिफ। कितने किलोमीटर का है? तो या तो 3310 है या 3323 है। हम पाकिस्तान का मानते हैं 3310, पाकिस्तान के नहीं, हमारा तो 3323 है। भाई, अपना 1 फुट भी जमीन कोई क्यों छोड़ेगा? आपने देखा होगा गांव के अंदर, ठीक है, अधिकतर जो है शहरों में तो ये देखने को नहीं मिलता है। गांव के अंदर जो क्या होता है कि भाई खेतों के आसपास जो है मेड़बंदी की जाती है, जैसा आप लोगों को पता हो। तो अगर 1 फुट भी आप जो है पत्थर अगले के खेत में लगा देते हो तो वो अगला वाला सिर फाड़ने को तैयार हो जाता है। तो यहाँ तो भाई देखो कितना अंतर है, 13 किलोमीटर का अंतर है। तो कोई क्यों आपके जो है हम ज्यादा मानेगा? हम तो यही कहेंगे 3310 ही है, इससे ज्यादा नहीं है तुम्हारा। लेकिन पाकिस्तान कहता है नहीं, हमारा तो ज्यादा है। तो अब पाकिस्तान के साथ में कितनी बॉर्डर है, कौन कौन सी चीजें जो है पाकिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर करती है, तो ध्यान से देखो। यहाँ अगर आप ध्यान से देखोगे तो पाकिस्तान जो है ये किस किस राज्य के साथ सीमा बनाता है? तो देखो, यहाँ नाम लिखा हुआ, सबसे पहले आ जाता है गुजरात, फिर राजस्थान, राजस्थान से फिर देखो आपके पंजाब, जम्मू कश्मीर, पंजाब और जम्मू कश्मीर, और ये पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है। कौन सा है? पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है, जहां पर ये क्या बनाता है? सीमा बनाता है। तो टोटल देखो स्टेट कितने हो गए? 1, 2, 3, और फिर ये क्या आ जाती है? यूनियन टेरिटरी। ये दो क्या आ जाती है? यूनियन टेरिटरी आ जाती है। अब देखो इसके बाद इससे आगे, और सबसे ज्यादा पाकिस्तान किसके साथ बॉर्डर शेयर करता है? राजस्थान के साथ। और कितनी करता है? 1070 किलोमीटर। 1070। इससे आगे देखो, ठीक है, मैप गड़बड़ कैसे हो? क्लियर है यहाँ तक की बात?
एक सेकंड। ठीक है, यहाँ तक की बात आपकी क्लियर हो गई। थोड़ा-सा मैप जो है ये ऊपर-नीचे है, पर दिक्कत नहीं है, अभी इसको एडजस्ट कर देते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि अपने अपना तो क्या ही है, पाकिस्तान का और अपना क्या-क्या लड़ाई का मामला है। हम भाई क्यों लड़ते हैं? तो सबसे पहला मुद्दा देखो, सबसे पहला मुद्दा आता है आपके, वो क्या आता है? एलओसी विवाद, ठीक है? कौन-सा विवाद आता है? एलओसी विवाद, लाइन ऑफ कंट्रोल का। एलओसी विवाद या ये फिर आपके पाक ऑक्युपाइड कश्मीर का क्या मामला है? तो अगर हम इस चीज़ को ध्यान से समझें, ये जो आपको हिस्सा दिखाई दे रहा है, ये वाला, ये पूरा हिस्सा क्या कहला ये जो इनको अलग करती है, इस लाइन का नाम है एलओसी। लाइन का नाम क्या है? एलओसी, लाइन ऑफ कंट्रोल। इसके ऊपर आता है पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, पीओके। बात क्लियर हो गई। और ये हिस्सा किसका आता है? जम्मू का आता है, और यहाँ पर क्या आ जाता है? लद्दाख का हिस्सा आ जाता है। हम अपने को पूरा ऐसे मानते हैं कि भई अपना हिस्सा ये पूरा ही है। लेकिन जो दूसरी जगह जो मैप देखते हैं अपन, ये वाला हिस्सा अक्साई चीन का है, पर इसको अपन बाद में समझेंगे। पहले यहाँ देखो। बात करें तो भारत-पाकिस्तान युद्ध के बाद क्या हुआ कि पाकिस्तान ने इस हिस्से पर क्या कर लिया था? जबरदस्ती कब्जा कर लिया था। जबरदस्ती क्या कर लिया था? कब्जा कर लिया था। तब 1972 में एक समझौता होता है, 1972 में एक एग्रीमेंट होता है, और इस एग्रीमेंट का नाम क्या था? शिमला एग्रीमेंट या शिमला समझौता। कौन-सा समझौता? शिमला समझौता, जो कि इंदिरा गांधी और जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बीच में हुआ। किस-किसके बीच में हुआ था? इंदिरा गांधी और जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बीच में। और इसमें क्या किया गया? इसके अंदर जो है एलओसी को एलओसी जो है ये लाइन खींच दी गई। एलओसी को पहले कहते थे युद्धबंदी सीमा। क्या कहते थे? युद्धबंदी सीमा। इसको पहले युद्धबंदी सीमा कहा जाता था। और हुआ क्या कि भई इस लाइन को जो है, इससे ये मान लिया कि इससे अंदर-अंदर वाला तो हिस्सा हमारा, और उससे उधर-उधर वाला हिस्सा जो है, ये हमने क्या है अंतर्राष्ट्रीय सीमा मान ली भारत और पाकिस्तान के बीच। तो एलओसी को क्या मान लिया? अंतर्राष्ट्रीय सीमा। और एलओसी की राजधानी किसको बना दिया? मुजफ्फराबाद को। हमने नहीं, ये पाक ऑक्युपाइड जो कश्मीर है, इस यहाँ की राजधानी क्या है? मुजफ्फराबाद है। यहाँ की राजधानी कौन-सी है? मुजफ्फराबाद है। बात करें तो ये जो एग्रीमेंट है, ये एग्रीमेंट इंदिरा गांधी और जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बीच में हुआ था। एलओसी कंसीडर्ड इंटरनेशनल बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, एंड मुजफ्फराबाद द कैपिटल ऑफ एलओसी। अपन यूँ कह सकते हैं पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। किसकी है? पाक ऑक्युपाइड कश्मीर की है। क्लियर है यहाँ तक की बात? लगभग ये आपके 58,000 किलोमीटर का एरिया। इसके बाद अगर हम अगली चीज़ समझें कि और अपने पाकिस्तान, तो पहला डिस्प्यूट समझ में आ गया। पहला डिस्प्यूट क्या है? वो है पीओके, पीओके विवाद, जो कि 1972 में शिमला एग्रीमेंट के तहत एलओसी को इन दोनों की बॉर्डर लाइन मान लिया गया। फिर अगली चीज़ की अगर हम बात करें, तो अगली चीज़ आती है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में डिस्प्यूट, और वो डिस्प्यूट है आपका सियाचिन डिस्प्यूट। कौन सा डिस्प्यूट है? सियाचिन डिस्प्यूट। अब ये क्या है? इसको ध्यान से समझो। तो यहाँ देखो, सियाचिन जो है, ये क्या है? विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है, हाईएस्ट वॉर जोन है। ठीक है, हाईएस्ट क्या है? वॉर जोन है। बात करें ये जो सियाचिन है, ये सियाचिन पड़ता कहाँ है? सियाचिन जो है, ये पाक ऑक्युपाइड कश्मीर और अक्साई चीन, अक्साई चीन वो इलाका जिस पर चीन ने जबरदस्ती कब्जा कर लिया है, लेकिन इसको बाद में समझेंगे। यहाँ एक माउंटेन रेंज है, और इस माउंटेन रेंज का नाम है काराकोरम माउंटेन रेंज। क्या नाम है? काराकोरम माउंटेन रेंज, माउंटेन रेंज, काराकोरम माउंटेन रेंज। ये जो काराकोरम माउंटेन रेंज है, इसी पर एक ग्लेशियर है, और इस ग्लेशियर का नाम क्या है? सियाचिन ग्लेशियर। क्या नाम है? सियाचिन ग्लेशियर। ये ग्लेशियर क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है कि यहाँ जिसका भी कंट्रोल रहेगा, वो इस तरफ भी नजर रख सकता है, और वो इस तरफ भी नजर रख सकता है, कि हाँ बिल्कुल रख सकते हैं। अब हुआ क्या, जब सियाचिन ग्लेशियर पर आपको पता हो तो माइनस में टेम्परेचर रहता है। टेम्परेचर कैसा रहता है? माइनस में। और वहां पर अपने सैनिकों को रखने के लिए अपने डेली का खर्चा जो है वो लाखों में था। डेली का खर्चा बता रहा हूँ मैं आपको। डेली का खर्चा एक तरीके से यूं समझ लो 10-10 के लाख के नजदीक था। तो हुआ क्या कि भाई इंडिया ने कहा हम तो सरवाइव कर लेंगे, हमारे 10-10 लाख की चिंता नहीं है। लेकिन पाकिस्तान से पूछा क्या तुम सरवाइव कर पाओगे? पाकिस्तान ने कहा कि भाई ऐसे ही हम तो क्या हिट अपना जिंदगी निकाल रहे हैं, तुम कहाँ ये 10-10 लाख रुपए हम पे थोप रहे हो?
आप तो ये करो साहब, एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हुई, एक म्यूचुअल एग्रीमेंट हुआ दोनों के बीच में, और इंडिया और पाकिस्तान ने कहा कि भाई अपन जो है ये इलाका छोड़ देते हैं, सियाचिन जो है ये छोड़ देते हैं, ना हम इस पे कब्जा करेंगे ना तुम इस पे कब्जा करना। और जैसे ही इंडिया वाले नीचे उतरे, पाकिस्तान इस पे चढ़ गया, बोला हम जीत गए, हम तो जीते हुए ही थे, हमको कौन हरा सकता है। इंडिया ने कहा अरे ये कहाँ हो, ये कब हो गया, तुम जीते हुए थे ये कब। बस पाकिस्तान ने कहा हम जीत गए, इसके बाद हम कोई सवाल नहीं करते। तब इंडियन आर्मी ने 1984 में एक ऑपरेशन चलाया, और ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन मेघदूत। क्या नाम था, ऑपरेशन मेघदूत। इस ऑपरेशन मेघदूत के तहत हमने पाकिस्तानियों को वापस खदेड़ा और सियाचिन ग्लेशियर पर अपना अधिकार जमाया। तो दूसरा जो हमारे और पाकिस्तान के बीच में डिस्प्यूट का मामला था, वो कौन सा था, सियाचिन ग्लेशियर। याद रखना, सियाचिन ग्लेशियर कौन सी माउंटेन रेंज पर है, काराकोरम माउंटेन रेंज पर। कहाँ है ये काराकोरम माउंटेन रेंज, ये है लद्दाख में। कहाँ है, लद्दाख में, अपना ही है ये, दूसरा अभी हमने किसी को दिया नहीं है कि सर अभी तो आपने पढ़ाया ये एलओसी है, फिर मुजफ्फराबाद ये है, ये वो छोड़ो, हमने ये अब हमारा ही है, अखंड भारत जो है ये सपना है, तो इसको जीना पड़ेगा। यहाँ देखो, तो ये जो चीज है, यहाँ पर पड़ती है काराकोरम माउंटेन रेंज, और इसी माउंटेन रेंज पर क्या पड़ता है, सियाचिन ग्लेशियर, जिसको हमने पाकिस्तान से कब आजाद कराया था, 1984। कब करवाया था, 1984 में, और एक मिशन चलाया था, उस मिशन का नाम क्या था, ऑपरेशन मेघदूत। क्या नाम था, ऑपरेशन मेघदूत। और वहीं पर भारत ने वापस इसे पाकिस्तान से छुड़ाकर अपने अधिकार में लिया। और याद रखना, सियाचिन ग्लेशियर विश्व का, पूरे विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है, क्या है, हाईएस्ट वॉर जोन है ये। इसके बाद में जो है पाकिस्तान के साथ हमारा और क्या लफड़ा हो रहा है, तो यहाँ समझो, पाकिस्तान और किन किन मामलों पे बहुत ज्यादा पंचायती करता है। तो अगली चीज आती है, वो आता है इंडस रिवर वाटर डिस्प्यूट। क्या आता है, इंडस रिवर वाटर डिस्प्यूट। अब ये इंडस रिवर वाटर डिस्प्यूट क्या है, इसको अच्छे से समझो। तो यहाँ देखो, और पाकिस्तानियों के साथ अपना कौन सा मुद्दा चल रहा है, वैसे कई मुद्दे चल रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान सुधरे तब। अब बात करते हैं इंडस रिवर वाटर डिस्प्यूट, ये क्या है। तो हुआ क्या कि जब 1947 में इंडिया और पाकिस्तान जो है, ये अपने अपने जो है इलाकों में या अपने अपने क्षेत्रों में अच्छे अच्छे काम करना शुरू कर देते हैं, अपने लोगों को अच्छी सुविधाएं देने के लिए तरह तरह की योजनाएं लेकर आते हैं। तब होता क्या है, देखो, किसी भी योजना को चलाने के लिए या कुछ भी करने के लिए एनर्जी चाहिए, ऊर्जा चाहिए। हाँ सर, बिल्कुल चाहिए। तो यही ऊर्जा बनाने के लिए क्या किया गया कि भाई नदियों पर बांध बनाए गए, नदियों पर क्या बनाए गए, बांध। यहीं पर छोटा सा आप नदियों का एक हिंट समझ लो, थोड़ी देर के लिए ही छोटा सा अपने हिंट समझना है, ज्यादा यूं नहीं है कि याद ही करना उसको। यहाँ समझो, हुआ क्या कि जैसे ये अपने इंडिया का ऊपरी हिस्सा है, या इसको अलग से एक मैप पे ही समझ लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। तो यहाँ देखो, ये अपना जो है इंडिया है, ये अपना क्या है, प्यारा सा। अब इसमें समझो दिक्कत क्या है। पाकिस्तान खुद एक दिक्कत है, लेकिन अब समझो, यहाँ पर पड़ता है तिब्बत। यहाँ पर क्या पड़ता है, तिब्बत पड़ता है। और इसी तिब्बत पर आपके जो है एक ग्लेशियर है, ग्लेशियर का नाम, या यहाँ एक कैलाश माउंटेन है। चलो अच्छे से समझा देते हैं। यहाँ पर तिब्बत के अंदर क्या पड़ता है, कैलाश माउंटेन रेंज। कैलाश माउंटेन रेंज। और इसी कैलाश माउंटेन रेंज पर आपका एक ग्लेशियर है। इस ग्लेशियर का नाम है बोखरचू। क्या नाम है, बोखरचू। इस बोखरचू ग्लेशियर से एक नदी का उद्गम होता है, और इस नदी का नाम क्या है, इस नदी का नाम है इंडस रिवर या सिंधु नदी। ये सिंधु नदी आई और आके आगे निकल गई। ठीक है, हाँ निकल गई सर, कोई दिक्कत नहीं। फिर इसी कैलाश माउंटेन रेंज के आसपास एक लेक है। ठीक है, और लेक का नाम है राकसताल लेक। मानसरोवर के निकट है, क्या नाम है, राकसताल। ठीक है, राकसताल। राकसताल लेक है, और इसी राकसताल लेक से एक नदी आती है, और फिर कुछ इस तरह से।
ये पूरी नदी नहीं मिलती है, इसमें दूसरी भी नदियां मिलती हैं। बात करें तो इस नदी को कहते हैं आपके इंडस रिवर। क्या कहते हैं? इंडस, या हिंदी में जिसको अपन सिंधु नदी कहते हैं। वहीं बात करें तो ये हो जाती है आपके सतलज रिवर। कौन सी रिवर है ये? सतलज। अब एक चीज समझो, ये इंडिया में सर कहाँ से आ रही है, कहाँ मिल रही है, वो सारी बात की बात है। पहले ये देखो, ये जो इंडस रिवर है, ये आगे जो है जाकर कहाँ मिल रही है? पाकिस्तान की ओर जा रही है। ये आगे कहाँ जा रही है? पाकिस्तान की ओर जा रही है। इसी के अंदर देखो, सबसे ऊपर से आती है झेलम नदी, फिर चिनाब नदी, फिर रावी नदी और व्यास नदी। ये हो जाती है झेलम, चिनाब, रावी और व्यास। ये सारी की सारी क्या हो जाती है? रिवर हो जाती है। अब इसी में थोड़ा सा ध्यान से समझो, इसी में थोड़ा सा ध्यान से क्या समझना है आप लोगों को, तो यहाँ देखो, अब क्या हुआ कि इंडिया ने इन सब पर, ये जैसे नदियां आ रही है तो इन सभी नदियों पर डैम बनाने शुरू कर दिए। हमने क्या बनाने शुरू कर दिए? डैम बनाने शुरू कर दिए। जब हमने डैम बनाने शुरू किए तो पाकिस्तान को लगा कि इंडिया जब चाहे पाकिस्तान में जो है बाढ़ ला सकता है, या जब चाहे पाकिस्तान में सूखा ला सकता है। कि कैसे? कैसे यूं कि जब गर्मियों में पानी की जरूरत ज्यादा होगी, तब इंडिया क्या करेगा? इन सब पर डैम बना लेगा और पानी को रिजर्व कर लेगा। जब सर्दियों में पानी की जरूरत नहीं होगी, तो सारा पानी छोड़ देगा, पाकिस्तान डूब जाएगा। ये ऐसा पाकिस्तान का सोचना था। ऐसा किसका सोचना था? पाकिस्तान का। और इंडिया जो ये सारे आपके जो डैम प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहा था, ये डैम प्रोजेक्ट जिसको कंटिन्यू कर रहा था, वो सारा लोन लेके कर रहा था। और लोन उसने कहाँ से लिया हुआ था? वर्ल्ड बैंक से। कहाँ से लिया हुआ था? वर्ल्ड बैंक से। वर्ल्ड बैंक से जो है इंडिया ने लोन ले रखा था। और फिर क्या हुआ कि पाकिस्तान चला गया वर्ल्ड बैंक के पास में कि साहब ये तो बहुत गलत बात है, आप पैसा दे रहे हो, हमारे उधर पानी की समस्या हो रही है। तब वर्ल्ड बैंक ने जो है एक आदमी को भेजा और उसका नाम था रेमंड। व्यक्ति का नाम क्या था? रेमंड। तो यहाँ समझो, रेमंड को भेजा और इंडिया और पाकिस्तान के बीच में ये जो डिस्प्यूट था, इस डिस्प्यूट को सॉल्व करने की कोशिश करी। ये जो सिंधु नदी जल समझौता है, ये 1960 में, ये याद रखना, इंडस रिवर वाटर डिस्प्यूट जो है, और ये जो इंडस रिवर वाटर ट्रीटी जो है, ये कब साइन होती है? ये साइन होती है 1960 में। सिंधु नदी जल समझौता कब होता है? 1960 में। किस किस के बीच में होता है? तो भारत में जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के जनरल अयूब खां के बीच में। पाकिस्तान के जनरल अयूब खां और जवाहरलाल नेहरू के बीच में ये ट्रीटी होती है 1960 में। वर्ल्ड बैंक की ओर से कौन आता है? रेमंड। कौन आता है? रेमंड। जो कि इस डिस्प्यूट को खत्म करता है कि सर ये तो ठीक है हुआ, लेकिन डिस्प्यूट खत्म कैसे किया? तो डिस्प्यूट खत्म जो है कुछ इस तरह हुआ। ये सारे याद रखना, मैं सवाल पूछूंगा तुम लोगों को। डिस्प्यूट खत्म कुछ इस तरह हुआ कि ऊपर की जो तीन नदियां हैं, ऊपर की सर तीन नदियां कौन सी? तो यहां समझो, इंडस रिवर, ठीक है, झेलम और चिनाब। इन तीनों नदियों के 80% पानी का प्रयोग कौन करेगा? पाकिस्तान करेगा। और 20% पानी का प्रयोग कौन करेगा? भारत। ऐसा किन नदियों को लेकर था? इंडस, झेलम और चिनाब। वही बात करें रावी, व्यास और ये सतलज, इन तीन नदियों के 80% पानी का प्रयोग करेगा भारत। और 20% पानी का प्रयोग कौन करेगा? पाकिस्तान। कौन करेगा? पाकिस्तान। 80% पानी का प्रयोग किया भारत ने, 20% पानी का प्रयोग किया पाकिस्तान। और वहीं उल्टा, झेलम, चिनाब और सिंधु नदी के 80% पानी का प्रयोग कौन करेगा? पाकिस्तान करेगा। ये बात, ये समझौता हुआ। इंडिया ने कहा डन है। इंडिया ने क्या कहा? डन है। तो ये तीन चार चीजें जो है आपको अब तक समझ में आ जानी चाहिए। अपना एक और डिस्प्यूट है सरक्रिक डिस्प्यूट। कौन सा डिस्प्यूट है? सरक्रिक डिस्प्यूट। ठीक है, अगर मैं इसको लिखाऊं आपके, सरक्रिक डिस्प्यूट। ये सरक्रिक डिस्प्यूट कब डिसॉल्व हो जाता, मतलब सॉल्व हो जाता है आपका 1965 में।
होता क्या है कि पाकिस्तान जो है, यहाँ देखो, आपको नजर आएगा, जब भी हम कभी ग्राफ मैप बनाते हैं तो हम कुछ इस तरह बनाते हैं। ये हिस्सा नजर आता है, ये वाला टूटा हुआ जल हल्का सा, इसको क्रीक कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? क्रीक कहते हैं। मैंने आपको क्रीक किसको कहते हैं ये सब चीजें अच्छे से बता दी। तो ये जो क्रीक वाला हिस्सा है, इन इस हिस्से को जो है डिवाइड करके किसको दे दिया है? पाकिस्तान को दे दिया है हमने पाकिस्तान को। कब दिया है? 1965 में। और इसको अलग कौन सा करता है? तो 24 डिग्री अक्षांश या 24 डिग्री लैटिट्यूड। ये 24 डिग्री लैटिट्यूड जो है ये किस किस के बीच में है? इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। जो गुजरात का सरक्रीक वाला हिस्सा है ये किसको दे रखा है? पाकिस्तान को दे रखा है। लेकिन आज की गवर्नमेंट ये सारे नियम मानती नहीं है। उसने कहा कर दिया, लेकिन हिस्सा हमारा है और चाहे जो कर लो, हिस्सा कोई आज दे और कोई हिस्सा तुम्हें कल दे। बात क्लियर हुई यहाँ तक की? तो 3 डिस्प्यूट मैंने आपको अभी अभी समझाए कि हमें और पाकिस्तान को लेकर जो है क्या क्या विवाद है। जैसे सबसे पहला हमने ये देखा था, वो था आपके कौन सा? एलओसी वाला विवाद। ये अच्छे से समझ में आया। फिर दूसरा देखा था सियाचिन डिस्प्यूट या सियाचिन वाला विवाद, कि यहाँ क्या क्या टंटा हुआ था, क्या क्या गड़बड़ हुई थी। और तीसरा था सिंधु नदी जल विवाद। तीसरा कौन सा? सिंधु नदी जल विवाद। और इसके बाद में लास्ट था सियाचिन, सॉरी आपका सरक्रीक। कौन सा डिस्प्यूट? सरक्रीक डिस्प्यूट। एलओसी विवाद जो है कब खत्म होता है? 1972, ये वाला इस समय। सियाचिन वाला 1984, इंडस रिवर वाला 1960, और सरक्रीक जो होता है ये होता है 1965। ये डेट याद रखना। मैंने जो इसमें डेट बताई है वो डेट याद रखना, जिससे क्या हो कि आपका काम थोड़ा आसान हो जाए। ठीक है? और ये क्लास जो है आपकी, ये थोड़ी लंबी ही क्लास रहने वाली है। जैसा कि सभी स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि सर क्लास थोड़ा सा लंबा कीजिए, तो क्लास को अब थोड़ा सा लंबा किया हुआ है। तो यहाँ तक की बात समझ में आ गई कि पाकिस्तान के और अपने क्यों नहीं बनती है। अच्छा, इसके बाद देखो अगली बात अपन करते हैं, वो बात करते हैं अपन किसकी? चाइना की। इसकी बात करते हैं, चाइना की बात करते हैं। चाइना बहुत उछल रहा है, तो इसी की बात कर लेते हैं। कि सर इसमें मैप नहीं लिया, जरूरत ही महसूस नहीं हुई। लेकिन चिंता मत करो, मैप जो है खूब पड़े हैं अपने पास में। यहाँ देखो, बात करें भारत चीन सीमा की, इंडो चाइना बॉर्डर। इंडो चाइना बॉर्डर, इस बॉर्डर का नाम क्या है? मैक मोहन लाइन। मैक मोहन। कि सर मैक मोहन नाम क्यों पड़ा? क्योंकि इसको हेनरी मैकमोहन ने खींचा था। किसने खींचा था? हेनरी मैकमोहन ने। कितने किलोमीटर की है ये मैकमोहन रेखा? तो 3488 किलोमीटर की है। 3488 किलोमीटर की। वहीं आगे बात करें तो ये मैकमोहन रेखा कब खींची गई थी? 1914 में, भारत और चीन के बीच में। चीन जो है ये किस किस के साथ में सीमा बनाता है? तो चीन भारत में देखो लद्दाख के साथ सीमा बनाता है, हिमाचल के साथ सीमा बनाता है, उत्तराखंड के साथ, सिक्किम के साथ और अरुणाचल प्रदेश के साथ। कितनों के साथ? 5 के साथ। अब थोड़ी सी चीज ध्यान से समझना, सामने में लिखा हुआ है और आप कमेंट में भी जवाब देना। मैं मॉर्निंग में जब आपकी ये क्लास चल रही होगी, मैं उस समय आपके कमेंट पे ध्यान दूंगा। मुझे ये बताओ कि चाइना जो है वो कितने स्टेट के साथ में बॉर्डर शेयर करता है? चाइना जो है वो इंडिया के कितने स्टेट के साथ में बॉर्डर शेयर करता है? ऑप्शन है 1 2 3 4 5। चलो जल्दी से जवाब दो। ठीक है? और कई होशियारों ने जो जवाब जो है शायद 5 दिया हो, मुझे पता है इतने तो होशियार नहीं है। मेरी तरह कोई ज्यादा होशियार होगा तो ही वो जवाब देगा कि 5 सर। 5 नहीं होगा। चाइना जो है वो टोटल 4 स्टेट के साथ में अपनी बॉर्डर शेयर करता है। एक जो है ये यूनियन टेरिटरी, एक ये जो है ये क्या है? यूनियन टेरिटरी है। और वो यूनियन टेरिटरी कौन सी है? लद्दाख। इसमें भी अपन देखें तो चीन सबसे ज्यादा बॉर्डर कहाँ शेयर करता है? अरुणाचल प्रदेश के साथ में। कितनी शेयर करता है? 1080 किलोमीटर। 1080 किलोमीटर की जो बाउंड्री है, जो आपकी बॉर्डर है, वो अरुणाचल प्रदेश के साथ में चाइना शेयर करता है। अगर आपके सवाल आए कि सबसे ज्यादा चाइना जो है वो इंडिया में किस स्टेट के साथ बॉर्डर शेयर करता है, तो अगर स्टेट शब्द लिखा आएगा तो अरुणाचल प्रदेश। लेकिन अगर वो सवाल आ जाए कि चाइना जो है वो सबसे ज्यादा बॉर्डर शेयर भारत में कहाँ करता है,
भारत में कहाँ करता है, तो यहाँ लद्दाख नाम आ जाएगा, क्योंकि इंडिया और लद्दाख, सॉरी आपके जो लद्दाख और इंडिया, सॉरी आप लद्दाख और चाइना के बीच में जो बाउंड्री है, वो लगभग कितनी है आपकी, मेरे ख्याल से 1957 किलोमीटर, लगभग इतनी ही है। शायद आंकड़ा अभी मेरे दिमाग से निकल रहा है, लेकिन याद रखना कि सबसे ज्यादा जो बॉर्डर है वो लद्दाख के साथ में शेयर करता है। कौन शेयर करता है? चाइना। ठीक है, अभी आंकड़ा याद आ जाएगा, मेरे दिमाग से इधर उधर हो गया है। ठीक है, कई बार क्या होता है कि आप जब पढ़ाते पढ़ाते हो तो एग्जैक्ट याद होते हुए भी ऊपर नीचे हो जाता है, गलत लिखवाएं, इससे अच्छा है कि रहने देते हैं। तो यहाँ देखो, सबसे ज्यादा लद्दाख के साथ शेयर करता है कौन? चाइना। लेकिन सबसे ज्यादा किस स्टेट के साथ शेयर करता है, तो वो अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश। अब अगर आप इसको मैप में देखना चाहो, तो मैप में जो है एक बार आपको नजर दिखा देता हूँ। यहाँ देखो, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, फिर उसके बाद यहाँ देखो सिक्किम, और फिर अरुणाचल प्रदेश। इन सब के साथ में कौन बॉर्डर शेयर कर रहा है? इन सब के साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है चाइना। कौन कर रहा है? चाइना बॉर्डर शेयर कर रहा है। वहीं अगर हम बात आके करें, तो चाइना जो है सबसे ज्यादा किस स्टेट के साथ बॉर्डर बनाता है? अरुणाचल प्रदेश। चाइना इंडिया में सबसे ज्यादा बॉर्डर कहाँ शेयर करता है? यहाँ देखो, लद्दाख के साथ। इसके साथ में शेयर करता है, लद्दाख के साथ में शेयर करता है। क्लियर होगी बात यहाँ तक की? अब इसमें देखो कि अब अपने जो है, अपने और चाइना के बीच में डिस्प्यूट कौन कौन से हैं। अपने और चाइना के बीच में डिस्प्यूट कौन कौन से हैं, तो पहला आता है अक्साई चीन। कौन सा आता है? अक्साई चीन विवाद या अक्साई चीन डिस्प्यूट। है क्या ये अक्साई चीन? जम्मू कश्मीर का 58,000 किलोमीटर स्क्वायर का हिस्सा जो चीन के पास है। किसके पास है? चीन के पास में। ये सर कौन सा वाला हिस्सा? तो यहाँ देखो, जो शुरुआत में ये आपको जो नजर आ रहा है इस मैप में, जो आपको नजर आ रहा है, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, इस हिस्से को अपन क्या कहते हैं? अक्साई चीन कहते हैं। क्या कहते हैं? अक्साई चीन। ये किस किस के बीच में डिस्प्यूटेड है? ये है इंडिया और चाइना के बीच। इंडिया और चाइना के बीच में। कब से डिस्प्यूटेड है? 1960। कब से है? 1962 से। इसकी जड़ कहाँ है? इसकी जड़ है 1954 पंचशील समझौता। क्या है? 1964, सॉरी 1954 पंचशील एग्रीमेंट या पंचशील समझौता। क्या है ये पंचशील समझौता? तो इसको समझो। 1954 में पंचशील समझौता हुआ। कौन सा समझौता हुआ? पंचशील समझौता। ये एग्रीमेंट जो है जवाहरलाल नेहरू और चाउ एन लाई के बीच में हुआ। किस किस के बीच में ये एग्रीमेंट साइन हुआ? दिस एग्रीमेंट वाज साइन बिटवीन जवाहरलाल नेहरू एंड चाउ एन लाई। था क्या ये पंचशील समझौता? यानी 5 बातों पर सहमति बनी थी। किन किन बातों पर सहमति बनी थी? 5 बातों पर। कि भाई हम एक दूसरे के मामले में दखल नहीं देंगे, एक दूसरे के जो भी विद्रोही है उसका हम साथ नहीं देंगे, और मान लो कि किसी ने दूसरे देश में, जैसे मान लो चाइना का कोई जासूस है, वो इंडिया में आकर कुछ भी तबाही मचा के जाता है, तो चाइना वाला उसका सपोर्ट नहीं करेगा। ऐसी कई सारी बातों पर जो है, ऐसी 5 बातों पर साइन हुआ था। इसलिए इसको अपन क्या कहते हैं? पंचशील समझौता या पंचशील एग्रीमेंट, which was held in 1954 between जवाहरलाल नेहरू एंड चाउ एन लाई। अब हुआ क्या था इसमें? ये सारी बातें हो गई थी कि हाँ, हो गई थी। अब क्या था कि चाइना जो है, ये धीरे धीरे तिब्बत पर कब्जा करना शुरू कर रहा था। धीरे धीरे किस पर कब्जा करना शुरू कर रहा था? तिब्बत पर। जैसा कि अगर मैं आपको बताऊं, ठीक है, ये क्या कहता था कि भाई तिब्बत भी अपना ही है। तिब्बत भी क्या है? अपना ही है। ठीक है। हुआ क्या यहाँ समझो। चीन जो है, ये धीरे धीरे किस पर कब्जा करना शुरू कर देता है? तिब्बत पर कब्जा करना शुरू कर देता है। किस इलाके पर कब्जा करना शुरू कर दिया? तिब्बत पर। अब हुआ क्या कि जब तिब्बत पर कब्जा करना शुरू किया, तब यहाँ के जो गुरु थे, जिनका नाम था दलाई लामा, क्या नाम था? दलाई लामा। दलाई लामा ने चीन का विरोध किया कि आप ये गलत कर रहे हो, आप हम पे कब्जा क्यों कर रहे हो? हम भी तो एक स्वतंत्र देश है ना, कैसे कैसे? चीन हमारा है। चीन ने कहा ये इलाका हमारा ही है। इंडिया से जब पूछा गया, अब इंडिया चाहता
तो इस चीज को लेकर इंटरनेशनल कोर्ट जा सकता था। इंटरनेशनल कोर्ट या अपन बात करें अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है, इंटरनेशनल कोर्ट जो है, ये कहाँ पर है आपको बताओ तो? हैग नीदरलैंड में। हाँ, ये हैग नीदरलैंड में। यहाँ जा सकता था और ये कह सकता था कि चाइना गलत कर रहा है और आप थोड़ा ध्यान दो। लेकिन जब भारत से पूछा गया कि क्या भाई ये चाइना गलत कर रहा है, इंडिया ने कहा नहीं साहब, ये अपने ही इलाके पे कब्जा उब्जा कर रहा है, इसी का खुद का ही इलाका है। भारत ने इस समय यहाँ चाइना का साथ दे दिया। अब हुआ क्या कि फिर दलाई लामा ने जब विरोध शुरू किया तो चीन ने जो है दलाई लामा को एक विद्रोही घोषित कर दिया कि भाई ये जो है ये हमारे खिलाफ काम कर रहा है। देखिए ये देशद्रोही है। ये क्या है? देशद्रोही है। और फिर इनके जो भी फॉलोअर्स थे उन फॉलोवर पर क्या किया गया? खूब अत्याचार किए गए। तब इंडिया को दया आ गई दलाई लामा पे और इनको कहा कि साहब आप ये ऐसा करो, यहाँ आ जाओ और लद्दाख में बस जाओ। हाँ, बस जाओ, लद्दाख में बस जाओ। और जब लद्दाख में ये बसने को आए, तब आपको पता हो तब क्या हुआ था? तब हुआ था 1962 का वो युद्ध, जिसमें इंडिया में पहली बार नेशनल इमरजेंसी लगी थी। इंडिया में पहली बार नेशनल इमरजेंसी कब लगी थी? 1962 में, इंडो चाइना वॉर में। जब दलाई लामा को हमने अपने यहाँ शरण दी, ठीक है, रेफ्यूजी थे, तब चाइना ने कहा कि भाई आपने जो है क्या किया है, इस समझौते का उल्लंघन किया है और समझौते का आपने उल्लंघन किया है, तो इसीलिए फिर हम आप पर आक्रमण कर रहे हैं। और चाइना ने क्या कर दिया? अटैक कर दिया। फिर हुआ क्या कि ये जो हिस्सा है ये चाइना ने, ठीक है, चाइना ने वैसे एक हिस्सा नहीं, चाइना ने दो हिस्सों पर कब्जा कर लिया था। और वो दो हिस्से कौन से थे? एक तो ये वाला हिस्सा जिसको हमने क्या नाम कहा है? लद्दाख। और एक ये हिस्सा अरुणाचल प्रदेश, इसको पहले नेफा कहा जाता था। क्या कहा जाता था? नेफा। इन दोनों पे कब्जा कर लिया। इन दोनों पे कब्जा करने के बाद जब युद्ध वगैरह सब खत्म हुआ तो इंडिया ने कहा भाई छोड़ो। ने कहा छोड़ू आज और नहीं कल, तुम्हें इन दोनों में से जो पसंद हो वो इलाका तुम रख लो। तब इंडिया ने क्या कहा कि भाई यहाँ तो एक घास का तिनका भी नहीं उगता है, मौसम जो है यहाँ पर परिवर्तन है होता रहता है, और ऐसे मौसम में हम लेके भी क्या करेंगे? आप तो यूं करो, हमें ये वाला हिस्सा हमें दे दो। तब हुआ क्या कि हमने इस हिस्से पर तो अपना अधिकार मान लिया और इस हिस्से को ये कहकर हमने चीन को दे दिया कि यहाँ पर कुछ भी उगता नहीं है। आपने इस चीज को लेकर एक विवाद भी सुना होगा कि किसी ने कहा कि अगर मेरे सर पर बाल नहीं उगते हैं तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं अपनी गर्दन कटा लूं। बात समझ रहे हो? तो इंडिया ने जो है ये ऑफिशियली यहाँ इन सबको दिया हुआ है, ठीक है, लेकिन आज की गवर्नमेंट कहना है कि साहब ऐसे कैसे, ठीक है, हमारा है वो हम लेके रहेंगे। बात क्लियर हुई? तो इंडिया के अपने चाइना के साथ में जो है क्या डिस्प्यूट है? ये डिस्प्यूट। और अच्छा, अक्साई चीन और इंडिया के बीच में जो ये बॉर्डर लाइन है इसका नाम क्या है? LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। क्लियर है यहाँ तक की बात? कि बिल्कुल सर क्लियर है। अच्छा, चाइना का हो गया, पाकिस्तान का हो गया। अब छोटे छोटे ही है कि बाकी अपने से ज्यादा पंगे लेते नहीं है, ठीक है। छोटे छोटों को देखते हैं, जिसमें अब नाम आता है बांग्लादेश का। क्या नाम आता है? बांग्लादेश का। अब देखो एक बार बांग्लादेश को देख लेते हैं। इंडिया नेपाल, इंडिया भूटान, ये रहा बांग्लादेश। चल भाई, यहाँ देखो, अपन बात करते हैं, वो बात करते हैं इंडिया और बांग्लादेश के लिए, इन दोनों में क्या मामला गड़बड़ है। तो यहाँ देखो, इंडिया और बांग्लादेश, भारत बांग्लादेश सीमा, अधिकतर सीमा को रेड क्लिफ नाम से ही जाना जाता है। अधिकतर सीमा को किस नाम से जाना जाता है? रेड क्लिफ। रेड क्लिफ रेखा को कब खींचा गया था? मोस्ट ऑफ द बॉर्डर नोन एज रेड क्लिफ बिकॉज रेड क्लिफ लाइन डिटरमाइंड इन 1947। रेड क्लिफ रेखा को कब खींचा गया था? 1947 में। और ध्यान से याद रखना कि बांग्लादेश एक देश कब बना? 1971 के बाद में। कब बना? 1971 के बाद में। पहले बांग्लादेश को पूर्वी पाकिस्तान कहते थे, ईस्ट पाकिस्तान कहा जाता था। क्या कहते थे? ईस्ट पाकिस्तान। अब ये पाकिस्तान ईस्ट वाला 1971 में आजाद हुआ और फिर उसी के बाद ज्यादातर बॉर्डर लाइन को क्या कहते थे? रेड क्लिफ रेखा। ठीक है, मेरे ख्याल से ये इतनी सी बात आपको समझ में आ गई होगी।
अब इंडिया और बांग्लादेश के बीच में कौन-कौन से आपकी सीमा रेखाएँ हैं? 3 बीघा गलियारा। क्या है? 3 बीघा गलियारा, 3 बीघा कॉरिडोर या 3 बीघा कॉरिडोर भी कह सकते हो आप। ये पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के बीच में। किस-किस के बीच में? पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के बीच में कि सर कैसा है एक बार दिखा दो। तो अगर मैं आपको उसका फ़ोटो दिखाऊँ तो वो 1 सेकंड बेटा। हुँ, यहाँ देखो। सबसे पहले है 3 बीघा कॉरिडोर या 3 बीघा गलियारा। ये जो है यहाँ आपको नज़र आ रहा होगा वेस्ट बंगाल। ये क्या है आपके? वेस्ट बंगाल है और वेस्ट बंगाल और फिर उधर जाने के लिए ये एक छोटा-सा रास्ता नहीं है ये, जो कि 3 बीघे का गलिया रास्ता जो है ये बाकी के ईस्ट वाली आपके स्टेट को इंडिया से जोड़ता है। किससे जोड़ता है? इंडिया से जोड़ता है। मेरे ख्याल से आपको नज़र आ रहा होगा। ये किस-किस के बीच में हो जाता है? ये कॉरिडोर हो जाता है पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के बीच में। इसके बाद अपन आगे बात करें, अगला आता है ज़ीरो लाइन। अगला क्या आता है? ज़ीरो लाइन, जो कि त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच में है। ज़ीरो लाइन किस-किस के बीच में है? त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच में। फिर आता है देखो बांग्लादेश के साथ सीमा बनाने वाले भारत के राज्य। भारत स्टेट ऑफ इंडिया फॉर्मिंग बॉर्डर विद बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिज़ोरम। ये जितना ज़्यादा आप मैप पे काम करोगे, ये चीज़ें मैप से और ज़्यादा आपको याद होगी। मैप से ही याद होगी वैसे सारी की सारी। और जैसे ही ये टॉपिक एंड होता है, मैं आपके लिए इससे जुड़े हुए सवाल लेकर आऊँगा, तो कोशिश करना कि उस सेशन को भी आप ज़्यादा से ज़्यादा अटेंड करें। तो बांग्लादेश जो है, ये किस-किस के साथ बॉर्डर शेयर करता है? वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिज़ोरम। क्लियर होगी बात? ज़ीरो लाइन किस-किस के बीच में? त्रिपुरा और बांग्लादेश में। 3 बीघा कॉरिडोर, 3 बीघा कॉरिडोर पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के बीच में। अब मैप से आपको 2-3 बातें अच्छे से समझ में आएगी और वो 2-3 बातें क्या हैं कि यहाँ देखो, बांग्लादेश के साथ में 2 बार बॉर्डर शेयर करने वाला ऐसा कौन-सा स्टेट है? तो यहाँ देखो ध्यान से, यहाँ तो ये बांग्लादेश हो जाता है। ये क्या है? बांग्लादेश है। बांग्लादेश के साथ में 2 बार बॉर्डर शेयर करने वाला, कितनी बार? 2 बार। 2 बार बॉर्डर शेयर करने वाला कौन-सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपके कौन-सा? असम। कौन-सा हो जाएगा? असम। देखो ध्यान से देखो, ये ऊपर आता है असम और ये नीचे है मेघालय। ये जो मैंने हिस्सा बनाया है, ये हिस्सा है आपके मेघालय का। ये हिस्सा क्या है? मेघालय है। वैसे इसमें सारे कलर आ गए हैं तो नज़र नहीं आ रहा होगा। ये वाला हिस्सा तो हो जाता है मेघालय, ठीक है? अब यहाँ देखो, यहाँ पे भी असम में ऊपर एक बार बॉर्डर यहाँ बनाई और एक बार बॉर्डर यहाँ बनाई, नीचे से। बीच में मेघालय आ गया, नहीं तो ये बॉर्डर एक ही मानी जाती। लेकिन मेघालय आने के कारण ऐसा कौन-सा स्टेट है इंडिया का जो कि 2 बार बॉर्डर बनाता है बांग्लादेश के साथ में? तो असम हो गया। अच्छा फिर देखो, बांग्लादेश से तीनों ओर से घिरा हुआ इंडिया का स्टेट कौन-सा है? बांग्लादेश से तीनों ओर से घिरा हुआ। तो ध्यान से देखो, एक बार यहाँ से घिरा हुआ, एक बार यहाँ से घिरा हुआ और एक बार यहाँ से घिरा हुआ। तो बांग्लादेश से तीनों ओर से घिरा हुआ इंडिया का स्टेट कौन-सा हो जाता है? त्रिपुरा। कौन-सा हो जाता है? त्रिपुरा। बांग्लादेश के साथ में 2 बार बॉर्डर शेयर करने वाला कौन-सा हो जाता है? आसाम। कौन-सा हो जाता है? आसाम। जितना मैप देखोगे उतनी ही चीज़ें क्लियर होगी आपकी, ठीक है? जितना ज़्यादा मैप देखोगे उतनी ज़्यादा चीज़ें। फिर यहाँ पर क्या आ जाता है? म्यांमार आ जाता है और फिर अगर आप ध्यान से देखोगे म्यांमार किस-किस के साथ में बॉर्डर बनाएगा, जो भी यहाँ पर पड़ेगा, जैसे कि अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिज़ोरम, इन सब के साथ में कौन बॉर्डर शेयर करता है? म्यांमार बॉर्डर शेयर करता है। कि सर बांग्लादेश के साथ में अपने कोई विवाद नहीं है। बांग्लादेश जो है ये दोनों ओर से फ़ायदा उठाता है। क्या करता है? दोनों ओर से फ़ायदा उठाता है। दोनों ओर से फ़ायदा कैसे उठाता है? कि जैसे ही मान लो बांग्लादेश जो है ये एक तरीके से पॉलिटिकली बहुत ज़्यादा ज़रूरी जगह है। कैसे ज़्यादा ज़रूरी जगह है? कि बांग्लादेश जो है अगर मान लो किसी ने बांग्लादेश पे कब्ज़ा कर लिया, चाइना जो है वो चाहता है बांग्लादेश पर कब्ज़ा करना। तो अगर वो चाइना बांग्लादेश पर कब्ज़ा कर लेता है तो ये जो 3 बीघा कॉरिडोर है, 3 बीघा जो गलियारा है, इस गलियारे पर ये क्या करेगा? अपनी सेना बढ़ा देगा या इस रास्ते को ब्लॉक कर देगा किसी न किसी तरह से। तो इंडिया का कनेक्शन जो है वो सेवन सिस्टर अपने टेक्निकली 7 स्टेट जो हैं ईस्ट के, उनको कहते हैं।
तो सेवन सिस्टर्स से अपना कनेक्शन टूट जाएगा और फिर वहां पर क्या होगी, क्रिमिनल एक्टिविटी शुरू हो जाएगी। तो इंडिया जो है ये चाहता है कि किसी तरह चाइना इस बॉर्डर पर या फिर इस कॉरिडोर पर कब्जा ना कर ले। तो बांग्लादेश को जो है अपन हर थोड़े दिन में कुछ न कुछ गिफ्ट भेजते रहते हैं। चाइना वाला भी फ़ोन करके बांग्लादेश वाले को कहता है कि भाई आधी रात को भी ज़रूरत पड़ी ना तो पहला फ़ोन मुझे आना चाहिए। बांग्लादेश वाले ने कहा अरे डन आप ही को आएगा। भारत वाले भी फ़ोन करते हैं देख भाई अपन तो चाइना वाला तो आता-आता आएगा। अपन तो ऐन नज़दीक में ही है। तू बस आवाज़ दे देना। तू आवाज़ देगा और मैं पहुँच गया। ठीक है? तुमने दी आवाज़ लो हम आ गए। इतना सा ही समय लगेगा। बांग्लादेश कह रहा है भाई बस तुम्हीं को आवाज़ लगाएँगे। और हमारे यहाँ जो जहाज खराब हो जाता है, जैसे मान लो कि कोई भी अपनी पनडुब्बी है, जो भी सबमरीन है, वो खराब हो गई है, अपन ज़्यादा यूज़ में नहीं ले रहे हैं, तो हम उस पर जो है नया कवर चढ़ा के और बांग्लादेश को गिफ्ट कर देते हैं, कहते हैं तुम्हारे लिए नया गिफ्ट आया है और बांग्लादेश वाले उसी से अपने देश की सुरक्षा करते हैं, सोच लो। और चाइना वाला जो है वो क्या करता है, इसको पैसे देता है, ज़रूरत नहीं होते हुए भी इसको पैसा देता है। पैसा क्यों देता है? क्योंकि बिना फालतू का आपको अगर पैसा दिया जाएगा और आप उस पैसे को बिना फालतू खर्च करोगे और फिर वापस भी तो माँगेगा ना। और जब वापस माँगेगा तब कहाँ से दोगे? कहीं से नहीं दोगे। तो वो कहेगा ऐसा करो तुम्हारे वो जो 2 प्लॉट है वो 2 प्लॉट मुझे दे दो। बात समझ रहे हो? उन 2 प्लॉटों पे कब्ज़ा कर लेगा यानी कहने श्रीलंका के साथ क्या हुआ, वो आप सभी लोगों को अच्छे से पता है। इसके बाद में देखो, आगे अपन बात करें तो अगली बात आती है वो कौन-सी आती है? अब छोटे-छोटे से रहे हैं, इनको निबेड़ देते हैं। जैसे नहीं भारत श्रीलंका नहीं, भारत अफ़गानिस्तान, ठीक है? ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इंडिया अगर सबसे कम किसी कंट्री के साथ बॉर्डर शेयर करता है, तो वो कौन-सा हो जाता है? वो हो जाता है आपके इंडिया और अफ़गानिस्तान बॉर्डर। ध्यान से समझना या पाक-अफ़गानिस्तान बॉर्डर, पाक-अफ़गानिस्तान सीमा। इसको जो है डुरंड रेखा के नाम से जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था? डुरंड रेखा के नाम से। पहले जो ये लाइन थी 1947 से पहले 1947 से पहले जो थी, ये थी भारत और अफ़गानिस्तान के बीच में। भारत और अफ़गानिस्तान के बीच में। कौन-सी लाइन? डुरंड लाइन। कौन-सी लाइन? डुरंड लाइन। क्यों? क्योंकि इसको कब खींच रहे हैं? 1896 में। जब 1947 में हम आज़ाद हो गए, हम क्या आज़ाद हो गए? पाकिस्तान निकाल फेंका हमने उसको बाहर। तब ये लाइन किस-किस के बीच में हो गई? ये लाइन हो गई पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच में। किस-किस के बीच में? पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच में। ये जो डुरंड लाइन है, इसको कब खींचा गया था? 1896 में मार्टी मोर डुरंड द्वारा। भारत अफ़गानिस्तान के मध्य सबसे ज़्यादा जो व्यापार है, वो किस बंदरगाह से होता है? चाबहार बंदरगाह से। किस बंदरगाह से होता है? चाबहार बंदरगाह से। चाबहार पोर्ट इज़ द लार्जेस्ट ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड अफ़गानिस्तान। ये याद रखना, इंडिया अफ़गानिस्तान के बीच में जो है, वो किस पोर्ट से सबसे ज़्यादा जो है ट्रेड होता है, व्यापार होता है, तो चाबहार पोर्ट हो जाता है। क्लियर हुई बात? और अफ़गानिस्तान जो है, ये 106 किलोमीटर की जो सीमा बनाता है, ये 106 किलोमीटर की सीमा जो है किसके साथ बनाता है? लद्दाख के साथ में। क्या ये सीमा जो है, क्या ये जो बॉर्डर है, ये डायरेक्ट बनाता है? नहीं। ये डायरेक्ट बॉर्डर शेयर नहीं करता है, बीच में क्या आ जाता है? पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर और वो तो अपना ही इलाका है, इसलिए अपन मानते हैं कि साहब, ये पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर हमारा ही है। फिर इसके बाद में देखो, भारत और भूटान के बीच में, ठीक है, ये छोटे-छोटे के बेचारे अपने से क्या ही पंगा लेते होंगे। फिर भी आपको मैं दिखा दूँ, भारत, चीन हो गया, भारत और नेपाल के बीच में, ये भी छोटा-सा देख लो, ठीक है? यहाँ देखो, भारत और नेपाल के बीच में, इनके बीच में कोई भी इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं है। क्यों नहीं है? इनके बीच में हिमालय है, यही बॉर्डर का काम करता है। और किन-किन स्टेट के साथ में जो है, ये नेपाल बॉर्डर शेयर करता है, तो उत्तराखंड, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल और सिक्किम, जो भी उसके नज़दीक में टच में आएँगे, उनके साथ बॉर्डर शेयर करेगा उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल और सिक्किम। उसके बाद में देखो यहाँ पर पता चल जाएगा, जैसे ये नेपाल है, नेपाल जो है सबसे पहले देखो उत्तराखंड, फिर उत्तर प्रदेश, फिर बिहार और फिर सिक्किम। और सिक्किम के जस्ट नीचे यहाँ देखो ये वाला इलाका किसका है? ये है पश्चिम बंगाल का, तो पश्चिम बंगाल के साथ में। तो कितने स्टेट हो गए? 1, 2, 3, 4 और 5। 5 स्टेट के साथ में नेपाल बॉर्डर शेयर करता है। फिर इसके बाद में देखो, बात करें तो भूटान की, तो यहाँ आ जाता है अपना भूटान, भारत भूटान सीमा। और भारत और भूटान के बीच में जो बॉर्डर लाइन है, तो यहाँ देखो, इनके बीच में भी कोई इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं है, हिमालय काम करता है। और ये अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, पश्चिम बंगाल और असम के साथ में कहाँ-कहाँ है बॉर्डर शेयर करता है? अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, पश्चिम बंगाल और असम। कितनी है? 699 किलोमीटर, 699
9 किलोमीटर। और फिर वहीं आगे अपन बात करें तो भारत और म्यांमार के बीच में, ठीक है, इंडिया एंड म्यांमार, तो भारत म्यांमार के बीच में यहाँ देखो ये जो बॉर्डर है, इनके बीच में भी कोई भी इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं है। कौन सी माउंटेन रेंज है? तो याद रखना अराकन योमा, अराकन योमा माउंटेन रेंज। ये अराकन योमा माउंटेन रेंज किस किस के बीच में है? ये है इंडिया म्यांमार के बीच में। कितने किलोमीटर की बॉर्डर है? 1643 किलोमीटर बॉर्डर है। वहीं अगर हम बात करें तो अराकन योमा पर्वत श्रृंखला इस रेखा का निर्धारण करती है और म्यांमार की सीमा अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम के साथ में लगती है। मैप देखो ध्यान से, ये रहा म्यांमार और इसमें देखो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, इनसे इनके साथ क्या करता है? बॉर्डर शेयर करता है। अब यहाँ समझो लास्ट जो आता है वो क्या आता है? वो आता है आपके श्रीलंका। क्या आता है? श्रीलंका। देखो भारत और श्रीलंका के बीच में पबन द्वीप है और इस द्वीप का आखिरी बिंदु कौन सा है? धनुषकोडी है। इस द्वीप का कौन सा है? धनुषकोडी है। राम सेतु जो है मन्नार की खाड़ी से चेना मनियार द्वीप तक है। कहाँ तक है? राम सेतु जो है ये मन्नार की खाड़ी से चेना मनियार द्वीप तक। ये जो चेना मनियार आइलैंड है, चेना मनियार द्वीप है, ये कहाँ है? ये है श्रीलंका में। चेना मनियार द्वीप कहाँ है? श्रीलंका में। ठीक है। राम सेतु फ्रॉम गल्फ ऑफ मन्नार टू चेना मनियार आइलैंड। ठीक है, राम सेतु जो है कहां से कहां तक है? मन्नार की खाड़ी से लेकर चेना मनियार तक बना हुआ है। इंडिया और श्रीलंका के बीच में यही है। और इंडिया और श्रीलंका के बीच में कौन सी जल संधि है? तो पाक जल संधि है, पाक वाटर ट्रीटी है, पाक जल संधि, या एडम ब्रिज, या आदम का पुल। ये सारी चीजें जो है किस किस के बीच में आ जाती है? भारत और श्रीलंका के बीच में। आगे अपन देखें तो ये आ जाता है श्रीलंका का मैप। क्या आ जाता है? श्रीलंका का मैप। अब इसी को ध्यान से समझो। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा जाफना पेनिनसुला। क्या दिखाई दे रहा होगा? जाफना पेनिनसुला। और जाफना पेनिनसुला उसके बाद में फिर ये आ जाता है मन्नार। ये क्या आ जाता है? मन्नार। और यहाँ राम सेतु से लेकर और ये आ जाता है चेना मनियार। ये क्या आ जाता है? चेना मनियार। ये क्या आ जाता है? राम सेतु। इनके बीच में ही बना हुआ है आपके राम सेतु बना हुआ है। ठीक है। फिर देखो यहाँ आ जाती है पाक स्ट्रेट, इसको एडम ब्रिज भी कहते हैं। यहाँ पर बना हुआ है राम सेतु। ये चेना मनियार द्वीप हो गया और ये पूरा का पूरा क्या हो गया? श्रीलंका हो गया। यहाँ ध्यान से देखो हमन टोटा पोर्ट। कौन सा पोर्ट है यहाँ पर? हमन टोटा पोर्ट। जिस पर किसका राइट है? चीन का। किसका है? चीन का। चीन जो है ये ज्यादातर इसी हिस्से पर कब्जा करना चाहता है ताकि जैसे तैसे करके ये क्या कर सके? ये इस हिस्से पर कब्जा कर सके। क्लियर होगी बात यहाँ तक की? अब इसमें देखो दो चार चीजें जो आपको समझा देता हूँ। वैसे मैं लिख के लाया हूँ इस बार हर चीज। जाफना प्रायद्वीप, जाफना पेनिनसुला, ठीक है। जाफना प्रायद्वीप एक तमिल बहुल्य क्षेत्र है, मतलब तमिल लोग यहाँ पर ज्यादा रहते हैं। एलिफेंटा दर्रा, एलिफेंटा जो पास है, ये क्या करता है? ये जाफना प्रायद्वीप को श्रीलंका की मुख्य भूमि से जोड़ने का काम करता है। एलिफेंटा पास कनेक्ट द जाफना पेनिनसुला विद द मेनलैंड ऑफ श्रीलंका, द मेनलैंड ऑफ श्रीलंका। और इंडिया और श्रीलंका के बीच में एक डिस्प्यूटेड आइलैंड था, कच्चा तीवू आइलैंड। और भारत और श्रीलंका के मध्य ये विवादित द्वीप 1974 में भारत ने किसको दे दिया? श्रीलंका को दे दिया। किसको दे दिया? श्रीलंका को। ठीक है, ये ध्यान से देख लो। ये जो जाफना पेनिनसुला है, ये इंडिया, ये सॉरी आपकी जो श्रीलंका का मेन लैंड है, इससे किससे कनेक्ट होता है? एलिफेंटा पास से। कनेक्ट होता है? एलिफेंटा पास से कनेक्ट होता है। चलो, तो आज हमने क्या देखा? आज हमने हर एक अपने जो है कंट्री के साथ में बॉर्डर कितनी शेयर करते हैं, कितनी नहीं करते हैं, ये अच्छे से देख लिया। और ये देख लिया कि भाई आपके जो है किस तरह से इनसे जुड़े हुए सवाल आएंगे। अब नेक्स्ट क्लास में जो है इस पूरे सेशन की प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन लेकर आऊंगा और उस सवालों को आपको बहुत अच्छे से अटेंड करना है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी की चर्चा नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद सभी को।